नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज बात भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा को लेकर की जा रही है और साथ ही साथ संकल्प यात्रा के जरिए सत्ता के रास्ते पर क्या भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ी है। बीजेपी सत्ता में आने के लिए एक रास्ता खोज रही है और उस रास्ते को खोजने के लिए अब एक अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी पूरे देश में संकल्प यात्रा निकाल रही है और लोगों को सीधे तौर पर अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश में है। मकसद साफ है कि बीजेपी 2019 की रणनीति को तैयार करना चाहती है और तभी तो संकल्प यात्रा के रथ से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से खूब मन की बात की और अब वो लोगों के मन की बात भी जानना चाहते हैं और इसीलिए संकल्प यात्रा के जरिए एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। और साथ ही साथ 350 रथ पूरे देश भर के अंदर जाएंगे और जो लोगों की राय लेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि 10 करोड़ लोगों से ये राय ली जाएगी और उनके बताए गए बातों पर ही आगे अपना संकल्प पत्र ये तैयार किया जाएगा। क्या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ये रिपोर्ट जरा देखिए। सत्ता पर दोबारा काबिज होना है तो जनता के बीच जाना ही होगा। बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कर, चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने संकल्प यात्रा शुरू की है जिसके जरिए जनता की राय ली जाएगी और उसी राय को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने बड़ा अभियान छेड़ा है जिसके जरिए घर घर तक पहुंचने की बात की जा रही है। बीजेपी ने ये अभियान पूरे देश में चलाया है जिसके लिए 350 रथों को पूरे देश में भेजा गया है। वहीं हरियाणा में 5 रथों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आज रथ यात्रा ये शुरू की जा रही है और इस रथ यात्रा में देश भर में 300 हाईटेक एलईडी रथ ये चलाए जाएंगे। हरियाणा में 5 रथ आज यहाँ से चलाए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ वैसे देश भर के लिए कल 3 तारीख को हमारे श्री राजनाथ सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उन्होंने दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सुझाव के आधार पर आगे के विकास कार्यों को किया जाएगा। भारत के मन की बात मोदी के साथ, यानी लोगों के मन की बात। इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के सुझाव, उनके मन की बात ये एक प्रकार से आएगी और उसी अनुसार अगले आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने प्रयत्न करके और जिस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, एक विश्वव्यापी प्रतिष्ठा खड़ी की और आम जन को उसके अधिकारों के साथ आगे बढ़ाया, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सीधा संवाद किया। संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी सत्ता का रास्ता खोज रही है। लोगों के दिल की बात जानने के लिए बीजेपी ने संकल्प यात्रा शुरू की है। बीजेपी लोगों का मन टटोल रही है कि आखिरकार लोग चाहते क्या हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए लोगों की नाराजगी दूर करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी पर वादों के पूरा न करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी उसी राह पर चल रही है और जनता की राय मांगकर कहीं फिर से तो वादा करके भूलने वाली तो नहीं है। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ तस्वीर साफ हुई है, लेकिन 350 रथ निकल चुके हैं और अब हरियाणा के अंदर 5 रथ जो उस वक्त चल रहे हैं और हर एक लोकसभा सीट पर 2 रथ जाएंगे और एक जो रथ है वो 2 सीटों पर कवर करेगा। तो ये अलग अलग तरीके से तैयारी भी चल रही है, लेकिन इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को क्या और कितना होगा, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ प्रदीप नरोला जी कार्यक्रम में है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी कार्यक्रम में है। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से नेता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन जरा सबसे पहले
सुदेश कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी इस रथ यात्रा के जरिए, जिसको संकल्प यात्रा नाम दिया जा रहा है, क्या इसके मायने हैं और मकसद क्या है इसका? देखिए शुभेंदु जी, बड़े समझने की बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस दिन से आज तक की राजनीति में कभी पहला किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। जिस प्रकार के 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल हमारा रहा, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत किया गया। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक घोषणा पत्र होता है, अपनी एक नीति होती है। वो जनता के सामने जाकर बताते हैं कि हमें किस एजेंडे पर आगे जाना है, हमारे देश के अंदर विकास हमें किस एजेंडे के तहत करना होगा। आपके पास ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप ये जाकर जनता के सामने जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि साहब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होना चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु जी, एक अलग अलग लीग है। हमने व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की, सत्ता परिवर्तन समय समय पे होती रही जिसका देश को कोई फायदा नहीं हुआ। हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया, एक ऐसा परिवर्तन इस संकल्प रथ यात्रा के माध्यम से हम देशवासियों को देना चाहते हैं। हम देश में जाके पूछेंगे आम जन से, शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में, ब्लॉक में, विधानसभा सत्र पे मतपेटी रखकर उनकी राय ली जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछा जाएगा विकास की डोर को किस प्रकार से और मजबूत किया जा सकता है। ये तो पूछिए कि आपने जो अभी तक कामकाज जो चलाया, आपने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो सरकार चलाई, एक बार जरा उनसे रिएक्शन तो पूछ लीजिए। ये आपको शायद उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। हरियाणा की अगर बात करें तो इससे पहले 5 कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से सहमत है, उनकी कार्यशैली सहमत है। अभी हाल ही में हाल ही में राजस्थान का भी चुनाव हुआ, अभी हाल ही में जींद का चुनाव हुआ, उसके साथ साथ प्रचंड राजस्थान के अंदर भी एक उपचुनाव हुआ। वहां पर नहीं, आप दूसरी चीजों का भी जिक्र कीजिए ना। मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से पहले अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो 4.5 साल, पौने 5 साल सरकार बदलने के बाद, जाने के बाद, जिसका कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर सरकार का रिएक्शन लिया जाए तो बहुत बुरा रिजल्ट आता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जींद में भी और जिस प्रकार से कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी सहमत है और भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट है। नहीं, आपका घोषणा पत्र क्या है, जरा आप वो तो समझाइए। आप कह रहे हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र वही संकल्प पत्र, आप कहते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए जनता ने उस पर मोहर लगा दी। अगर मोहर लगा दी तो आप दोबारा से अपना घोषणा पत्र लाइए ना जनता के सामने, बताइए ना आप अपनी नीतियों को। बात है शुभेंदु जी, हर राजनीतिक दल, यानी कि मान लीजिएगा आपका जो घोषणा पत्र है वो विफल रहा है, वो आप अचीव कर नहीं सके, इसलिए आप जनता से ही पूछ रहे हैं। नहीं शुभेंदु जी, किस प्रकार से विकास की डोर को और मजबूत किया जा सकता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान को और आगे ले जाया जा सकता है, किस प्रकार से आम जन को और सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है, आम जन से पूछने का होना भी चाहिए। और हर राजनीतिक दल नहीं, आम जन से आप ये पूछिए ना कि सरकार का जो कामकाज रहा है वो कैसा रहा है, आप जरा ये तो पता करिए। जब गांव गांव में जाएंगे ये भी रिएक्शन आएगा, लोगों से पूछेंगे किस प्रकार का कार्यकाल हमारा 5 साल का रहा, और लोगों ने मोहर लगा के बता दिया। शुभेंदु जी, बिल्कुल क्लियर कट हरियाणा प्रदेश में बताया। इससे ज्यादा तस्वीर नहीं तो क्यों हिचक रहे हैं फिर? लोकसभा के साथ करा लीजिए विधानसभा के चुनाव, कर दीजिए विधानसभा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अगर आप इतने आश्वस्त हैं तो हमारा भेज दीजिए जरा। पार्टी बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है और चट्टान की तरह कार्यकर्ता मजबूत है, चाहे कल करा दो, हम तैयार है। वो तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेना है। तो घबरा रहे हैं कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो लोगों में जा रहे हैं, उत्साहित है। हर कार्यकर्ता, हमारे नेता पूरे उत्साहित है। नहीं, 10 करोड़ लोगों से जो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनसे समझना चाह रहे हैं? शुभेंदु जी, पहली बार समझने की कोशिश कीजिए कितनी नई पहल है, और हर राजनीतिक दल को इस प्रकार की पहल करनी चाहिए। लोगों से पूछताछ करनी चाहिए कि किस प्रकार का विकास इस कार्यकाल में हुआ और किस प्रकार की कमियां रही, किस प्रकार से विकास की डोर को मजबूत किया जा सकता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान को और आगे ले जाया जा सकता है। ये पूछने तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की पहल अन्य राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए। नहीं, दिल की बात आप जो करना चाह रहे हैं, सीधे सीधे आपने अभी तक हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें या तो आप ग्राउंड पर उतरे और या फिर अब आप इस संकल्प यात्रा के जरिए आप जाएंगे जनता के बीच में, डोर टू डोर। ये कहा जा रहा है कि घर घर अभियान भी कुछ ऐसा चलेगा जिसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत करें। तो वहां जाकर आप क्या बताएंगे, वहां पूछना क्या चाहते हैं आप जनता से? और यदि आपके पास कुछ फॉर्मेट भी है, ये जो सवाल आप पूछेंगे क्या उसमें राय लेना चाहते हैं आप? देखिए, बड़ी सिंपल और साधारण सी बात है, इसमें बिल्कुल कोई टेक्निकल बात नहीं, घुमाव फिराव की बात नहीं। हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में जाके आम जन के पास जाके हम सिर्फ ये पूछेंगे कि कितनी विकास की कमी रही, कितना और मजबूत विकास की दौर को किया जा सकता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान के आम नागरिक को और फायदा पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसका ये मायने है। और इस प्रकार की पहल
राजनीति में पहली बार हो रही है, ऐतिहासिक है। आम जन की साझेदारी हमारे मैनिफेस्टो में होगी, हमारे संकल्प पत्र में होगी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिर्फ आप जो नए सिरे से जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने पहला ऐसा बार किया है जो अभी तक राजनीति में नहीं हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट है जो पहली बार आप राजनीति में कर रहे हैं इस तरीके से। देखो शुभेंदु जी, विपक्ष का काम आरोप लगाना है और मीडिया तो चौथा स्तंभ है, कुछ भी कह सकते हो, स्वतंत्र है, आजाद है, आप कुछ कह सकते हैं, विपक्ष आरोप लगा सकता है। ये तो जो लेकिन सही मायने में हम्म। अगर पूछताछ करनी है, अगर सही मायने में मोहर लगानी है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से हमारे कार्यकाल पर लगाई, जिस प्रकार से हमारी विकास की डोर को मजबूत हमने किया, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों पर लगाई, उनके कार्यकाल पर मोहर लगाई, तो जनता बताएगी। ये तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कितना उनकी बातों पर जनता एतबार कर रही है। अरविंद जी, सबसे पहले इस पर रिएक्शन, क्योंकि संकल्प यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की जो कोशिश है, दूसरे राजनीतिक दल भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति में हम पहला ऐसी बार कर रहे हैं जो कि अभी तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, लेकिन हम कर रहे हैं। शुभेंद्र जी, जो इन्होंने कहा कि जो हम करने जा रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया, या जो हमने किया वो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी इससे वाकिफ रखता हूं कि जो इन्होंने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। अब इन्होंने किया क्या, ये सुनिए। इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रदेश को पूरे देश में भाईचारे के लिए जाना जाता था, उस हरियाणा प्रदेश में 3 बार दंगे करवा दिए इन्होंने। ये अचीवमेंट इनके नाम है। जो हरियाणा प्रदेश अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहर, औद्योगिक शहरों की तरक्की के लिए जाना जाता था, वही हरियाणा प्रदेश आज इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर कंप्यूटर इंजीनियर, MBA करने वाले, MCA करने वाले बच्चे भी आज चपड़ासी का काम करने को मजबूर हैं, माली का काम करने को मजबूर हैं, बेलदार का काम करने को मजबूर हैं। और जो हरियाणा प्रदेश कहीं ना कहीं अपनी खुशहाली के लिए औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो कृषि में जो क्रांति हमारे प्रदेश में आई, किसानों की जो खुशहाली थी, उसके लिए कभी जाना जाता था, आज उसी प्रदेश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये तो इनकी बात ठीक है, मैं भी इस बात से वाकिफ रखता हूं। परंतु शुभेंद्र जी, आज एक सबसे बड़ी बात है, ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर अपने घोषणा पत्र पूछेंगे कि साहब हमारा घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, आप ये क्यों नहीं कहते कि जनता के बीच में जाने से पहले, अभी तो चुनाव में वक्त है, आप जनता के बीच में जाने से पहले जनता को यह दिखाएं कि पिछला जो हमारा घोषणा पत्र था, जिसे संकल्प पत्र कहते थे, वो क्या था। आप उस घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच में तो जाइए और पढ़कर सुनाइए अपने उन 154 वादों को। मैं यकीन से और दावे से कह सकता हूं कि आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप 154 में से, आज दुर्भाग्य की बात है कि आज 154 वादों में से एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान मिलेगा, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नहीं मिला। आपने हरियाणा प्रदेश के एक नौजवान को रोजगार देने की बात की थी, 2 लाख नौकरियां हर साल देने की बात की थी, नहीं मिली। आपने किसानों को उनकी फसल का उचित दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, नहीं मिली। आपने औद्योगिक क्रांति लाने की बात की थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सैकड़ों करोड़ रुपए हरियाणा हैपनिंग के नाम पर बर्बाद करके भी एक भी आज तक मदर यूनिट हरियाणा प्रदेश में आप नहीं ला पाए, जबकि हरियाणा प्रदेश का लाखों रुपए आपने बर्बाद कर दिया। तो साहब, किस मुंह से आप कहते हैं? आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमने हरियाणा से की। बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि वही हरियाणा प्रदेश आज पूरे देश में गैंगरेप में नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया आप लोगों ने। और आप बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं कि हमने हरियाणा प्रदेश को बदलने का काम किया। साहब, किस ओर बढ़ा दिया? किस रास्ते पर हरियाणा प्रदेश को लेकर आ गए आप? जहां कभी भी जाति पाति का जहर हरियाणा प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल बाहर से और हरियाणा से आकर कभी नहीं घोल पाया, आपने उस हरियाणा प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए जाति पाति का जहर घोलने का काम आप लोगों ने किया। और आज भी आपकी बी और सी टीम बनकर लोग नई नई पार्टियां बनाकर जातिवादी का जहर घोल रहे हैं, जो आज भी आपकी पार्टी के सांसद हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन इस बात पे करना चाहिए कि जिन वादों को करके हम सत्ता में आए हैं, वो 154 में से एक भी वादा आज आप अगर एज इट इज पूरा कर दिया हो तो यही मन से बता कर जाएं कटारिया जी। ठीक है, सुदेश जी जवाब। शुभेंदु जी, बड़ी हंसी आ रही है मुझे। वो लोग किस प्रकार का टीवी चैनल के माध्यम से भाषण दे रहे हैं
जो युवाओं की बात करते हैं, जिनके सुप्रीमो युवाओं के अधिकारों के हनन में और भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद पड़े हैं, ये बात करते हैं। हमने बात करते हैं अजय सिंह चौटाला नहीं, हमारे सुप्रीमो नहीं है। आपसे किसने कहा? ओहो, हमारे मार्गदर्शक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप गलत अरे मेरी बात सुन लीजिए, शालीनता से मैंने आपकी बात सुनी, आपका बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कोई नहीं है, अभी जननायक जनता पार्टी बनी ही नहीं, अभी निर्दलीय चुनाव मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सुप्रीमो बात नौकरियों की अगर सुप्रीमो करे तो 54,000 नौकरियां योग्यता के आधार पर अगर किसी ने दी डंके की चोट पर, योग्यता के और पारदर्शिता के आधार पर 8 कर्मचारी जेलों में बंद है, नौकरियों में पैसा लिया है। आपके चेयरमैन भारत भूषण भारती पर आरोप है, उन्हें बचाया आपने इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। मैं बता रहा हूं, आपके मुंह पर तमाचा देश की जनता ने लगाया, आपके मुंह पर तमाचा नहीं, कोई जवाब नहीं। सुदेश जी आपके जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब सुनने में तैयार नहीं। अगर इस प्रकार की शुभेंदु चाहते हैं, चलिए ठीक है अरविंद जी ठीक है, जरा जांच करें। अरविंद जी बोलकर बच के निकल गए, क्यों नहीं कराई आपने न्यायिक जांच? करने ऑर्डर दो ना आप सीबीआई जांच के, क्यों नहीं देते? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं जरा। ठीक है अरविंद जी, जरा ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं सुदेश जी। बड़े शर्म की बात है शुभेंदु जी, किस प्रकार की बिल्कुल शर्म की बात है, आप लोगों के लिए आनी चाहिए। बाजी ये हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने कर रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता आपको देख रही है अरविंद भाई, किस प्रकार की राजनीति आपकी रही। बात किसानों की करें तो किसानों के साथ सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला का जब शासनकाल था तो 2.5 लाख रुपए में जमीन को एक्वायर करके किसानों कमर तोड़ने का काम किया। और अगर किसानों के हक सवाल मैंने उठाया, अब देख मेरी बात आप चुप रहिए, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तुम जननायक जनता पार्टी ने उठाया, आप इन्हें सवाल कर परिवार है, मैंने जो सवाल पूछे परिवार अभी 154 में से कौन सा वादा? शांति से सुन लीजिए, अजय सिंह चौटाला की बोल के सब कुछ होता है, बकवास करते हो, एक बीच में दीवार करके भाई बात करते हो, क्या करते हो? तुम वही लुटेरे हो, तुम वही गुंडे हो। ठीक है, एक मिनट ठीक है, 1 मिनट अरविंद भारद्वाज जी एक मिनट सुदेश कटारिया जी मैं 1 मिनट अरविंद जी एक मिनट शांति से अरविंद जी 1 मिनट रुक जाइए। सुदेश कटारिया जी 1 मिनट और अरविंद जी ठीक है। मैं जरा इस बीच एक चीज और पूछना चाह रहा हूं सुदेश जी, बार बार आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात, हाल ही में एक जमीन घोटाले का आरोप आपकी पार्टी के विधायक पर लगा है, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? शुभेंदु जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो पक्ष विपक्ष का काम है, कोई भी आदमी लगा सकता है। बार ये आरोप लगे नहीं, देखिए साबित हो तो आप बात कर सकते हैं। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, मैं आप पे लगा सकता हूं, आप मेरे पे लगा सकते हैं। नहीं, कोई तथ्य है तो दीजिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूं तथ्यों का। जब आरोप उस विधायक के ऊपर लगे हैं तो तथ्यों के साथ लगे हैं, प्रदेश के सामने होगा, मैं बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और कह रहा हूं सुदेश जी, जब एक बार ही आरोप लगा सुदेश कटारिया जी, एक बार आरोप लगा तो समझा जाए, 2-3 बार इससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं उस विधायक के ऊपर जमीन घोटाले। नहीं, यदि आपकी पार्टी का विधायक है तो तथ्यहीन है। नहीं तो जब तथ्य के साथ जब उसके सबूत दे रहे हैं तो क्या उसके बाद भी वो गलत है? जांच चल रही है, प्रशासन अपना काम करेगा, शुभेंदु जी न्यायपालिका अपना काम करेगी। नहीं तो पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं? बिल्कुल स्टैंड है। क्या स्टैंड है? मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा अगर इसमें कोई भी कोताही पाई गई, अगर इसमें कोई संलिप्त पाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो विधायक हो चाहे मिनिस्टर हो। नहीं, आपकी पार्टी का विधायक है तो इसलिए अभी आप रुके हुए हैं। दूसरी पार्टी का विधायक होता तो शायद उस पर एक्शन। इस प्रकार का कार्यकाल तो पूर्व की सरकारों में रहा, हमारे सरकार में इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। भ्रष्टाचार पर ताला लगाने का काम किया गया, किसानों के हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया गया है, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों की आय दुगनी करने का काम किया गया। चलिए ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने विकास तो कराया नहीं, और विकास इस प्रदेश का जैसे होना चाहिए था, यदि वैसा हो जाता तो आज प्रदेश अलग होता। शुभेंदु जी, सर्वप्रथम आज इस हरियाणा का विनाश का कोई जिम्मेदार है तो आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस प्रकार से, जैसे कि हमारे भाई ने बताया, अरविंद जी ने, किस प्रकार से बार बार इस हरियाणा प्रदेश को जलाया गया, इस प्रदेश का भाईचारा खराब किया गया। और अभी मेरे भाई सुदेश बात कर रहे थे जींद उपचुनाव की, जींद उपचुनाव में जिस प्रकार से ईवीएम की सेटिंग हुई है, जिस प्रकार के ईवीएम के नंबर मिसमैच हुए हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से जब वहां विरोध हुआ उस पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद 6 या 7 उसकी गणना राउंड की गणना होने के बाद मुख्यमंत्री जी जीत का जश्न मना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, और वहां जींद हल्के के जो लोग थे वो लाठी खा रहे हैं। ये सारे प्रदेश ने देखा है। इस जो विनाश, इस सारी व्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ किया है।
जब औरों की तो आप बात छोड़ दीजिए। चलिए मैं ये कह आप रहा हूँ, ठीक सुनिए, है, नहीं रुकिए जरा, आप रुकिए एक मिनट। नहीं, सुप्रीमो ने बोला क्या है? अभय सिंह चौटाला ने कहा के बारे में कभी आप कुछ बात कर दो, क्या कहा? ये दूसरे ये विकास की बात करते हैं, विकास की बात। सुप्रीमो कुछ कह रहे हैं, आपके बीच में बोला क्या? मैं बता रहा हूं, आप मुझे अपनी बात पार्टी का स्टैंड तो पढ़ के आए, फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। बता रहा हूँ, पार्टी का स्टैंड तो पढ़ के आए। मैं बता रहा हूँ, आप बोल नहीं पाएंगे। सिस्टम के साथ आप बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम पढ़ के आए। पार्टी का स्टैंड पढ़ के आए। सुदेश जी ठीक है, मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार से इनका जो रहा, इनके तो विधायक ही खुश नहीं है, इनके तो विधायक इन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, आप सबने देखा है। एक तरफ तो कहते हैं कि आपको एक भी पैसा वापस देने की जरूरत नहीं, उधर से किसानों की कुर्की के नोटिस आए हुए हैं। अब किस बात सरकार में समन्वय नहीं है, ये सब आपके सामने की बात है। ये किस मुंह से विकास की बात करते हैं? ठीक है, जरा प्रदीप नरूला जी को भी कार्यक्रम में जोड़ते हैं। प्रदीप जी, अगर हम असेसमेंट करें संकल्प यात्रा के जरिए, क्या ये सत्ता पहुंचने तक ये एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए शुभेंदु, हर पार्टी अपना अपना प्रचार के माध्यम ढूंढती है, नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। आज का जमाना हाईटेक है, तो उसमें सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में होती है उसको थोड़ा बेनिफिट भी होता है, क्योंकि तरह तरह के जो चीजें हैं उनके हाथ में होती हैं। तो ये एक प्रचार का माध्यम ही है कि इस बहाने पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में एक राउंड भी लग जाएगा, क्योंकि प्रचार के आजकल जो प्रचार का समय होता है वो लगभग 1 महीने का होता है, और जहां कई चरणों में चुनाव होने हैं, तो पूरे देश में एक तरह से एक कोई संकल्प पत्र तैयार करना, जो करना है उन्होंने करना है, किसने सुझाव देना है, किसने मानना है, ये बात की बातें हैं। तो एक तरीका होता है प्रचार का, कई बार कोई रथ चलाता है, कई बार कोई पद यात्रा करता है, कई बार कोई साइकिल यात्रा, कोई पार्टी साइकिल यात्रा भी शुरू करती है। तो एक प्रचार के माध्यम है, और निस्संदेह ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि आप संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जनता से सुझाव लेने जा रहे हैं। ये इम्पैक्टफुल है, जनता को लगेगा कि हाँ जी, हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे इलाके के विकास के लिए, हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए। तो क्या इसको जनता इस तरीके से देखेगी, या फिर जो विरोधियों का कहना है, जो दूसरे दल है उनका ये कहना है कि इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, इसलिए अब ये सीधे जनता के पास पहुंच चुके हैं, जनता इसे समझना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, संकल्प पत्र कितने विजन से और कितने तरीके से पार्टियां तैयार करती हैं और क्या क्या वादा करती हैं और क्या निभाती हैं, ये पूरा इतिहास है, पूरा हिंदुस्तान की जनता देखती आई है और उनके सामने भी रहा है हमेशा। ये एक रिवाइव है कि चुनाव आ गए हैं और किस पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है, और इस तरह के एक रथ है, ये प्रचार एक तरह का प्रचार ही है कि आप जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उससे पहले ही एक बार एक राउंड ले चुके होंगे लोगों के बीच में। ये तरीका है प्रचार का, किसने संकल्प पत्र जनता से पूछ के बनाना है, जनता के जिस तरह के सुझाव आएंगे भी, और बहुत ज्यादा लोगों को इससे ज्यादा होता भी नहीं है। आप जाएंगे, कौन सुझाव लेगा, कौन उसको तैयार करेगा, मेरे ख्याल से इतना वक्त भी नहीं है अभी, सिवाय 28 फरवरी 27 फरवरी के बाद का 27 दिन में आप रथ भी चला लेंगे पूरे देश में। वो संकल्प तो मन की बात के जरिए तो बहुत सारे मन टटोल लिए प्रधानमंत्री ने, तो अब दिल टटोलने की बारी है। टटोलने की बारी, एक तरह से प्रचार की बारी है, दिल और मन टटोलने की बात नहीं होती, और ना ही इससे कोई खासा फर्क पड़ता है। वो मन जो जनता है वो बना चुकी है, जनता को अंदर से पता है कि उन्होंने किसको स्वीकार करना है और किसको नहीं करना है। ये चीजें एक तरह के प्रचार माध्यम की होती है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रचार का माध्यम है, एक गली में एक रिक्शा गुजरता है, फलाने को वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, हालांकि जो सुन रहा है उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इस तरह के प्रचार माध्यमों से बहुत ज्यादा वो नहीं होता, फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ एक तरह से जनता के बीच में जाना, पहुंचने की उपस्थिति दर्ज हो जाती है, और वो उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। ठीक है, हमारे साथ कार्यक्रम में मनीष कटाना जी, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन देर हो गई थोड़ा सा, लेकिन अब सवाल जरा ये है कि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि यदि कांग्रेस पार्टी सही दिशा में काम करती तो प्रदेश में आज शायद हालात दूसरे होते। नहीं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सही दिशा में, पिछले समय में जो आपकी सरकार रही, पिछले समय में जो आपकी सरकार यदि सही दिशा में काम करती तो आज ये ऐसी स्थिति नहीं बनती प्रदेश की। देखिए, शायद वाली बात नहीं है, मैं इसको वापस लूंगा।
मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, भाजपा सरकार को हरियाणा के आंकड़े के बारे में पता ही नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद का उद्घाटन में वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हम बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को यह मालूम नहीं था कि हुड्डा साहब के कार्यकाल में बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंच चुकी थी। एक प्रोग्राम में खट्टर साहब कहते हैं कि हम हरियाणा में एम्स बनाएंगे, आईआईएम बनाएंगे, आईआईटी बनाएंगे। उनको ये नहीं मालूम कि हरियाणा में कितने आईआईएम है और कितने वहां से बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि हरियाणा घूमने में, हरियाणा की जनता का मन टटोलने में अभी खट्टर साहब को और समय लगेगा और शायद अब हरियाणा की जनता उनको वो समय ना दे, क्योंकि जिस तरीके के झूठे वायदे जुमले करके ये सरकार प्रदेश में और देश में सत्ता पर काबिज हुए थे। संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इनसे ये कहता हूं कि ये संकल्प लें कि आने वाला चुनाव ये उन सिद्धांतों पर लड़ेंगे जिस सिद्धांतों की बातें करके ये सत्ता में काबिज हुए थे। ये सिद्धांत पर लड़े कि जो 154 वायदे इन्होंने करे थे उसमें से कितने वायदे भाजपा सरकार ने पूरे करे। जो इन्होंने 36 बिरादरी का हमारा हरियाणा में भाईचारे को खराब करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, इनके मंत्रियों ने किया। इनके मंत्रियों ने खुले मंच से आज तक भी 2 धड़े में और 35 बिरादरी का और 2 भाइयों को लड़ाने का, आगजनी कराने का जो काम हरियाणा के अंदर करा, ऐसा संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम हरियाणा में भाईचारे के ताने बाने को खराब नहीं होने देंगे। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प ये लें, हरियाणा में जितनी बेरोजगारी पिछले 4.5 सालों में बढ़ी है उसका संकल्प लें कि वो किसके कारण बढ़ी और वो क्यों बढ़ी। हरियाणा में जो अत्याचार हुए, हरियाणा में जो क्राइम रेट बढ़ा, तैयार कर दिया। नहीं, हरियाणा में जो क्राइम रेट हुआ, आप क्राइम रेट देखिए, शायद कर पाए, वो किस लिए हुआ, उस क्राइम रेट का संकल्प लें। अपना पता ही नहीं अभी किसने करना है, किसके नेतृत्व में। चलिए खैर ठीक है, एक यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जरूर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा ये भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता का मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन अब दिल की बारी है, तो दिल के भीतर कितना घुस पाती है भारतीय जनता पार्टी, ये भी समझते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। सवाल ये भी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे आरोप तो दूसरे राजनीतिक दलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि लोकसभा की तैयारी है सीधे तौर पर, सुदेश जी क्या चल रहा है? सुनने में आ रहा है कि जो 10 सीटें हैं उसमें से अब बहुत सारे चेहरे बदल जाएंगे और नए सिरे से जो तस्वीर होगी वो सामने आएगी। देखिए शुभेंदु जी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, कौन से कार्यकर्ता को, ये तो जमीन पर होने लगा है, ये तो रिपोर्ट अब आने लगी है धीरे धीरे। लेकिन बात शुभेंदु जी, अगर हम लोकसभा की सीट की करें तो चाहे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देके भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारे, प्रचंड बहुमत से 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। नहीं, इसके पीछे मतलब मंशा क्या लग रही है? यदि आप नए सिरे से सभी कैंडिडेट नए सिरे रिफाइन करके आप यदि ला रहे हैं, तो क्या जो अभी तक जो सांसद काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है? किसने कह दिया शुभेंदु जी कि, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, किसने कह दिया कि सांसदों के चेहरे बदले जाएंगे? किसने कह दिया कि और नहीं होगा, आगे आएंगे? नहीं होगा। देखो वो तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन अगर हम यहाँ चर्चा अगर हम करें तो विकास की करें, ईमानदारी की। वही विकास की, देखिए विकास कैसे होगा? अगर आम जन को हमने राहत पहुंचाने का काम नहीं किया हो तो बात करें। अगर बात हम किसानों की करें तो एमएसपी दुगनी करने का काम हमने किया। अगर बात दक्षिण हरियाणा किसानों करें, जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा का किसान पानी के लिए, बिजली के लिए प्रताड़ित रहता था, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया। उज्ज्वला योजना के तहत हमने कितने गैस कनेक्शन, करोड़ों की तादाद में गैस कनेक्शन देने का काम किया। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का हमने काम किया। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके कारण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और 2019 में फिर से मैं बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता और देश की जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दोबारा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री। तो आपकी वो लाइनें हो गई जो आपको कहनी पड़ती है, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं, प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है। शुभेंदु जी आप देख लेना, जिस प्रकार से हमने संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया, एक बहुत अलग हटके काम है, व्यवस्था परिवर्तन का काम है। आम जन की भागीदारी संकल्प पत्र में होगी, आम जन की भागीदारी में। जरा एक चीज और बताइए कि संकल्प पत्र के जरिए है, उस बात का भी आकलन किया जाएगा। ठीक है, घोषणा पत्र को आप संकल्प पत्र मानते हैं और
हम इससे पहले ये चर्चा कर चुके हैं कि ये एक विजन होता है राजनीतिक दल का कि वो काम किस तरीके से करना चाहते हैं और उसी आधार पर जनता भी उस पर अपनी मोहर लगाती है कि ठीक है जी, हमें इस राजनीतिक दल का जो प्रपोजल है वो हमें पसंद आया है, क्या उसका जो विजन है वो हमें अच्छा लगता है। तो आपने जो अभी तक काम किया, आप राम मंदिर को, यदि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का एक मुद्दा आज भी बहुत ज्वलंत विषय है। जब भी बात उठती है बैकफुट पर आ जाते हैं, आप कह देते हैं जी कोर्ट में मसला चल रहा है, जो कोर्ट कहेगा वही सब कुछ होगा। तो आपने तो घोषणा अपने यानी कि संकल्प पत्र में बहुत कुछ कहा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। या तो आप उस वक्त T&C कर देते कि टर्म एंड कंडीशंस हैं जी, कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे। शुभेंदु जी, अगर राम मंदिर की बात करें तो भावनाओं का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिक मुद्दा आपने डाला ना, आपने घोषणा पत्र में आपने उसको शामिल किया। हम यानी कि अभी राजनीतिक मुद्दा बन चुका था ना आपकी पार्टी के लिए। कटिबद्ध है भावनाओं के आधार पर, हम भावनाओं की कदर करते हैं। आपके घोषणा पत्र में जब शामिल हुआ तो वो एक राजनीतिक विषय हो गया आपके लिए। मैं बता रहा हूं, राम मंदिर वहीं बनेगा और कटिबद्ध है। वो तो दुनिया को पता है, हमारी पार्टी वो तो दुनिया को पता है, लेकिन बनेगा न्यायपालिका के दायरे में रह के, उसकी कहीं अवहेलना नहीं की जाएगी। ठीक है, जरा रिएक्शन लेते हैं। शुभेंद्र जी, मेरे भाई साहब जो बीजेपी प्रवक्ता कटारिया जी, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा परंतु न्यायपालिका के जो कार्य क्षेत्र है उसमें रहकर बनेगा, उनके निर्णय से बनेगा। साहब, अगर कोर्ट को ही ये फैसला लेना था राम मंदिर को बनाने का, तो फिर आप लाखों कार्य सेवकों को लेकर आप अयोध्या क्यों गए थे, जिनके ऊपर गोलियां चली थी, हजारों कार्य सेवक आपके उसमें मारे गए। उन बेचारों का क्या कसूर था जिनकी हत्याएं आपने करवा दी? आप क्यों वहां चढ़ाई करने पहुंच गए थे उनको मरवाने के लिए? अगर ये न्यायपालिका से ही बनना था तो ये तो धोखा हुआ ना। आपने अरबों खरबों रुपया आपकी पार्टी ने इस देश से सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठा किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम अयोध्या में जाएंगे, हम ईंट पत्थर खरीदेंगे। वो पैसा क्यों खरीदा, वो पैसा क्यों इकट्ठा किया गया, कहां गया वो चंदे का पैसा? आप लोगों ने इस प्रदेश और इस देश की जनता के साथ धोखा किया राम मंदिर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा धोखा देती आई, खास तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए हुआ, वो पार्टी आज तक भी, इतने साल हो गए अपने जन्म को, आज तक भी अगर बना नहीं पाई और आज भी अगर सिर्फ यही बहाना लेती है तो फिर तो ऐसे तो कभी नहीं बनेगा। आज प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, इस देश में आपकी सरकार है, लगभग 16-17 प्रदेशों में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति आपके हैं, उपराष्ट्रपति आपके हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में आपके हैं। अगर आज भी आप नहीं बना पाए तो फिर राम मंदिर कभी नहीं बनने वाला साहब। ये उनकी जो बलिदान जो उन लोगों ने दिया, आप लोगों की बातों में बहकावे में आकर वो व्यर्थ गया, उनकी बातों का कोई पैमाना नहीं बचा। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा खट्टर साहब के बारे में, बहुत बड़े बड़े यशस्वी ओजस्वी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये। एक बात बताना चाहूंगा, SYL को लेकर एक सभी दलों की, हरियाणा प्रदेश के सभी दलों की मीटिंग हुई थी। ये तय हुआ था कि हम सब मिलकर SYL के लिए प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आज तक लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, ये समय नहीं दे पाए, परंतु जीत का बाई इलेक्शन जीतते ही आज ये जाकर प्रधानमंत्री जी से मिल पाए। देखिए दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री के पास जींद का बाई इलेक्शन जीते एक कैंडिडेट से मिलने का समय है, परंतु वो SYL जो हरियाणा प्रदेश की जीवनदायिनी है, जो लाइफ लाइन है हरियाणा प्रदेश की, उसके लिए मिलने का समय नहीं है। ये तो इनका सीरियसनेस है, ये कितने गंभीर है हरियाणा प्रदेश के विषयों को लेकर। और जो घोषणा पत्र है साहब, उस घोषणा पत्र को जब भी डिबेट में आया करें, उस घोषणा पत्र के एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को रट कराया करें, उसको पढ़ कर आया करें, क्योंकि अब जनता अगर आपसे चुनावों तक यही सवाल पूछेगी कि अपने घोषणा पत्र को साथ लाए हो या नहीं लाए हो तो एक एक करके 154 वादों को पढ़ के तो दिखा दो। आप पूरे नहीं पढ़ पाओगे शर्म की वजह से। ठीक है, मैं आता हूं मनीष खड़ाना जी, जरा एक रिएक्शन। सुधीर जी, ये कहा भी जा रहा है कि एक रथ यात्रा उस वक्त निकली थी और एक रथ यात्रा अब निकल रही है। उस वक्त माहौल खराब हुआ था, क्या इस बार कुछ ऐसा जहन में है? क्योंकि लोग भी डरते हैं उस चीज को, उस वाक्य को देखकर, उस तस्वीर को देखकर, तो इसलिए डर लगने लगा है जब रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी। अगर उस रथ यात्रा की बात करें तो भावना से जुड़ा मुद्दा था, और यह रथ यात्रा लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये लोगों की हर हिंदुस्तान में किस प्रकार से विकास की डोर को मजबूत किया जा सकता है, किस प्रकार से हिंदुस्तान को और आगे ले जाया जा सकता है, लोगों की ओपिनियन लेने के लिए नहीं है। वो मुद्दा अलग था, वो मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा है, या सामाजिक मुद्दा है, या देश को मजबूत करने का मुद्दा है, या हिंदुस्तान को और आगे ले जाने का मुद्दा है। नहीं, एक चीज और है, जब आप कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद जी ने भी कहा, जब आपको कुछ करना ही नहीं था, कोर्ट को ही सब कुछ तय कर देना था, तो आप क्यों सड़कों पर निकले, क्यों इतने लोगों की जान गंवा दी आपने? देखिए शुभेंदु जी, मैंने कहा वो भावनाओं का मुद्दा था। भावनात्मक लोग आज लोगों की भावनाओं कल भी उतरेंगे, भावनाओं से जुड़ा सिरे पर लाने वाला था कौन? किसने? यार ये तो बेकार की बात है, किसने? आप बताएं ना, बेकार की बात है। भावनाओं का दहन किसने किया? कोई नहीं भड़का सकता है। इस भावनाओं को भड़काने का जिम्मेदार कौन है?
अगर हरियाणा प्रदेश में किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, किसी गरीब को लूटने का काम किया, किसी किसान को लूटने का काम किया, किसी व्यापारी को लूटने का काम किया, तो ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में जाके देखो, आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी। वो लोग बात करते हैं जिन्होंने जिन्होंने व्यापारियों को ठगा, जिन्होंने विधायकों को पीटा, जिन्होंने मिनिस्टरों को पीटा, जिन्होंने अधिकारियों तक नहीं छोड़ा, जिन्होंने सरेआम विधानसभा में यानी कि सहभागी तो आप भी रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, जवाब है भावनाओं से प्रदेश को जड़वाया है, प्रदेश को आपकी सरकार विफल सरकार है, दूध पानी का पानी जब प्रदेश अगर सरकार विफल होती तो इससे पहले पांच जिलों में कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत मिला है। आपको आईना दिखाने का काम आपको आईना दिखाने का प्रदेश की जनता ने किया। आप देख लेना 2019 में प्रचंड बहुमत से हमारी विकास और चलिए ठीक है एक मिनट ठीक है, चलिए जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है मनीष जी, एक मिनट, सुखबीर जी हो गया। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोगों ने आईना दिखाने का काम किया, 3000 पर्चियां आई, शर्म अगर है तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, यहीं पर संन्यास ले लेना चाहिए। और कहा है वो 15 लाख का वायदा, 54,000 रोजगार, 54,000 एक मिनट सुखबीर जी, ठीक है सुदेश जी, आप लोगों के आगे कपड़े युवाओं के अधिकारों के भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद पड़े हैं, नौकरियों की बंदरबाट में जेलों में बंद पड़े हैं। आप बात नहीं सुदेश जी ठीक है, सुदेश जी ठीक है, पारदर्शिता के आधार पर ऐतिहासिक काम हमने किया, प्रदर्शन करने ठीक है मेरे भाई, ठीक है सुदेश जी ठीक है सुखबीर जी एक मिनट ठीक है जरा आप सुन भी लेते हैं। ठीक है भाजपा के प्रवक्ता कटारिया साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भावनाओं के साथ, तो हिंदुस्तान में भाजपा की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत भोले भाले लोग हैं और बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। उस भावनाओं का जिस तरीके से अपना राजनीतिक फायदा इन्होंने आज तक उठाया है, और जैसे ही देखो श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन जैसे ही भाजपा का इलेक्शन आता है, जैसे ही देश में इलेक्शन आता है, ये श्री राम जी को उठाना शुरू कर देते हैं, फिर 4.5 साल तक ये उनको फिर दोबारा वनवास में डाल देते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, जब हरियाणा में हाई कोर्ट ने 144 धारा लगाई तो लाखों आदमी आपने पंचकुला में पहुंचा दिए, उस समय इन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना करी, तब इनके लिए हाई कोर्ट कुछ नहीं था, वहां पर गोलियां चली, सैकड़ों आदमी वहां पर लहूलुहान हुए और बेचारे शहीद हो गए, वहां मारे गए, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। जय जवान जय किसान आमने सामने लड़ाने का और किसानों को जवानों से मरवाने का काम, तब इनको कोर्ट की चिंता नहीं हुई। सीबीआई निदेशक को रातों रात हटा दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करी कि आप इनको छुट्टी पर नहीं भेज सकते। इस तरीके का ये सुप्रीम कोर्ट का ये उनका सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद आकर बाहर ये कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो 70 साल में इतिहास है आज तक का कि कभी न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका खतरे में है। ये लोग राम मंदिर की बात करते हैं, 4.5 साल में भाई ने कहा सरकार लोकसभा में इनकी, राज्यसभा में इनकी, गवर्नर इनका, प्रदेश में इनकी, तो इन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? और राम मंदिर का जो मुद्दा है, वहां जो डिस्प्यूटेड लैंड है, उसके अलावा भी बहुत सारी लैंड है, आप वहां पर राम मंदिर बना सकते थे। चलिए और सुनो, नहीं आप राम मंदिर के साथ, नहीं एक मिनट, मैं एक बात, एक मिनट मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 2019 के बाद ले जाइए हिंदुस्तान की जनता को 4.5 साल बाद, एक मिनट, ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये वहां पर श्री राम इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते? ये वहां पर श्री राम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? ये वहां पर श्री राम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? ये सिर्फ मंदिर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति ये इनके। चलिए जनता ये तय करने के लिए हम जनता पर ही छोड़ते हैं। ठीक है सुदेश जी ठीक है खटारा जी, जनता ये तय कर लेगी, जनता बड़ी समझदार है। प्रदीप जी के पास जरा चलते हैं। प्रदीप जी, अब ये लोकसभा का मुद्दा, लोकसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, तो ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठना तो जरूरी है, और जब संकल्प यात्रा के जरिए जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो क्या वहां पर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? जब नेता पहुंचेंगे और नेताओं के सामने जब वो ये तमाम चीजें रखी जाएंगी तो जनता ये पूछेगी कि राम मंदिर का क्या हुआ? देखिए शुभेंदु, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव के नजदीकी ही उनका जिन बाहर आ जाता है। तो हमारे यहाँ SYL का जो जिन है वो जोर पकड़ता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाता है। SYL का
मुद्दा आज का नहीं है। सरकारें जो विपक्ष में है उनकी भी रही, सरकार ये विपक्ष में रहे तो ये भी SYL को उठाते थे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव के समय पर आते हैं और विपक्ष उन्हें उठाता है, जो भी चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो कोई भी विपक्ष में हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। और ऐसा ही राम मंदिर का मुद्दा है जिसको बीजेपी काफी सालों से बुनाती आई है, जिस पे राजनीति करती आई है और उसके बल पे काफी राजनीति की है। आप जिस रथ यात्रा की बार बार बात करते हैं, अडवाणी जी की रथ यात्रा, जिसका मेरे ख्याल से जो अब इन्होंने संकल्प यात्रा निकाली है, उस रथ यात्रा और इस रथ यात्रा का कोई मैच नहीं है, क्योंकि जिस तरह की ये प्रचार है एक, वो भावनात्मक जो भावनाएं लोगों की जागृत करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए वो जो रथ यात्रा निकाली गई थी वो थी। और ये संकल्प यात्रा जो इन्होंने निकाली है वो एक प्रचार का माध्यम है कि बिल्कुल उसको हाईटेक तरीके से लोगों को पूछना कम है, बताना ज्यादा है कि हमने अपनी गुणगान करना है कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो सारी व्यवस्था उसमें LED लगा के सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं। और वैसे तो चर्चा हमारी उस संकल्प यात्रा पे ही थी और वहां से भटक के पता नहीं कहाँ राजनीतिक दल उस चर्चा को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। ये शुरुआत में बात जो हुई ना, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो राम मंदिर का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभेंद्र जी, मैं एक बात मैं सुखबीर जी आता हूं। इन्होंने सरकार ने पिछले 4.25 साल में कहीं ना कहीं जनता का जो ध्यान है वो मुख्य मुद्दों से भटकाकर, अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दों से भटकाकर कहीं और ले जाने का प्रयास किया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है उससे बड़ा हम एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, सभी ने इसका स्वागत किया क्योंकि सरदार पटेल जी का ये देश हमेशा ऋणी है, उनका सम्मान सभी करते हैं क्योंकि उनके देश के प्रति बहुत लगाव उनका था। परंतु आपने उनके नाम से एक तस्वीर, एक मूर्ति बनाई, आपने स्टैच्यू जो खड़ी की, जिसके लिए 3000 करोड़ लगे। अगर इस देश में आज स्थिति है, आपने अमेरिका को टक्कर दी कि अमेरिका से ऊंची आपने स्टैच्यू लगाई, परंतु आप जानते हैं इस दुनिया की जितनी भी टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी भारत में नहीं है। आप जानते हैं इस दुनिया की जो 100 टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक भी हिंदुस्तान का नहीं है। तो क्या इस पर गंभीर विचार नहीं हो सकता था? इस देश को बड़ी खुशी होती कि दुनिया की जो टॉप जो 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लेवल की कोई एक यूनिवर्सिटी सरदार पटेल जी के नाम पे बनती, या कोई एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका पूरी दुनिया में नाम होता वो सरदार पटेल जी के नाम पर होता। उनका नाम भी जिंदा रहता, उनकी शख्सियत जिंदा रहती और उसका हरियाणा देश और प्रदेश के लोगों को उससे फायदा होता। परंतु इनका ये सोचना नहीं है। फिर हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है 3000 करोड़ का रोजगार इस देश के लोगों को मिलेगा, परंतु साहब ये तो वहां भी छलावा कर गए। वो जो स्टैच्यू 3000 करोड़ की बनाई वो भी इन्होंने चाइना से बनवा ली। फिर इन्होंने एक ट्रेन चलाई, इन्होंने कहा सबसे फास्ट ट्रेन आएगी, हम लेकर आएंगे। वो कहां से हमने सोचा हो सकता है ये मेड इन इंडिया रहेगी, वो भी साहब इन्होंने जापान को हजारों करोड़ का ठेका दे दिया। तो साहब ये अपनी जो इनकी नीतियां थी, चाहे वो मेक इन इंडिया वाली बात हो या देश में रोजगार बढ़ाने की बात हो, ये खुद उससे पलटते हुए नजर आए। तो ऐसी जो यू टर्न की सरकार है जो खुद अपनी बातों से पलट गए, उस पर कैसे जनता भरोसा कर सकती है? आज देश की जनता ये देख रही है कि इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो CBI है, उसमें क्या चल रहा है वो सबको दिख रहा है। ठीक है, जरा जल्दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, RBI में क्या चल रहा है, वो सब दिख रहा है। बहुत कम समय, जरा सभी मेहमानों से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष जी, अब क्या लगता है संकल्प यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, कांग्रेस भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, हालांकि पहले भी रथ यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा चलाई गई, देखिए संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी जरूर निकाल रही है, लेकिन हरियाणा की जनता ने एक संकल्प लिया है जो पिछले 4.25 साल में इन्होंने हरियाणा को 4 बार जलाने का काम करा है, भाईचारे का ताना बाना खराब किया है। जो हरियाणा से 19 बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव से यहां से गुजरात शिफ्ट हो गई, जो हरियाणा में बेरोजगारी का आलम बढ़ाया है, जिस तरीके से हरियाणा में क्राइम रेट आज बढ़ा है, वो सारी वो संकल्प हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। हरियाणा का किसान, जवान, हरियाणा का स्पोर्ट्समैन, हरियाणा का छोटा व्यापारी, कोई भी हो, वो इस सरकार से इतना त्रस्त है और इस सरकार को बहुत जल्दी फाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। और इनके झूठे जुमलों में इस बार फंसने वाली हरियाणा की जनता नहीं। ठीक है सुखबीर जी, सर्वप्रथम तो जो बहुत जल्दी से नरूला जी जो कह रहे थे कि SYL वाला मुद्दा है, SYL वाले मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का इतना स्पष्ट फैसला कभी नहीं था जो अब आया है। और ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल में एक मीटिंग तक भी प्रधानमंत्री जी के साथ सर्वदलीय कमेटी की नहीं हुई। दूसरी बात,
संकल्प की अगर हम बात करें, कहां गए 15-15 लाख का वायदा, कहां गए 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन कहां गए, महंगाई नियंत्रण का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये सब संकल्प पत्र के दौरान और जो ये यात्रा इसमें जनता, देश की जनता पूछेगी। ठीक है, सुखबीर जी से तो हो गया रिएक्शन। खैर सुदेश जी, अब जनता आपको नहीं लग रहा कि आपको राय देने के बजाय आपसे बहुत सारे सवाल पूछने जा रही है? शुभेंदु जी, जनता हमारे पक्ष में है। जिस प्रकार से 5 जिलों में कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रचंड बहुमत हमें मिला, जिस प्रकार से जींद के उपचुनाव में प्रचंड बहुमत हमें मिला और आने वाले समय में भी हमें मिलेगा, जिस प्रकार से 5 राज्यों में जो हार हुई, 3 राज्यों की जो सरकार खो दी, नेताहीन पार्टी है। हाल ही में कुछ चुनाव आपने हार गए। पर कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, चलिए ठीक है, ये हमारी विकास और ईमानदारी के नाम पर। ठीक है, प्रदीप जी। जी 20 बार भी बोलेंगे मेरे भाई, काम कर रखा, काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। मैं बता रहा हूँ, अगर गिनवाने शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर असेसमेंट करें प्रदेश की कुछ बेनिफिट मिलेगा प्रदेश की जनता ने वोट लगाई है, और क्या चाहते हो? ठीक है सुदेश जी, विधानसभा मिल जाएगा। सुदेश जी, अरे लोकसभा, सुदेश जी ठीक है, जरा रिएक्शन तो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, जवाब मिलेगा, ठीक है, आपको 5 प्रदेशों का जवाब चलिए। 5 प्रदेशों में सुपड़ा साहब, 5 प्रदेशों में सुपड़ा साहब। सुदेश जी, अरविंद जी प्लीज, ठीक है, जरा रिएक्शन लेते हैं। तो विधानसभा में दिख जाएगा, लोकसभा में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ संकल्प यात्रा के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जनता के बीच जाकर उनसे कनेक्टिविटी कर सके, लेकिन क्या जनता ये समझ पा रही है कि उनके लिए फायदे के लिए कौन सा राजनीतिक दल है? जनता ये सब तय कर लेगी और आने वाला समय सब कुछ दिखा भी देगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।